रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ठीक है। तो उसमें जो मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजें जो है आपको बहुत अच्छे से, जो टॉपिक्स मैंने आपको क्लियर कर दिए थे कल, कि इसमें आपको ह्यूमन ज्योग्राफी जो है उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको जो डिफरेंट थिंकर्स थे, जो रेटजेल है, एलएनसी सैंपल है, और थर्ड कौन सा बताया मैंने, विडाल डिला ब्लैश, ठीक है, वो जो फ्रेंच ज्योग्राफर थे। तो ये जो ज्योग्राफर्स ने ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में क्या कहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो आपके सेकंड पेज पर है मे बी, है ना। सेकंड पेज पर अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी डिफाइंड। तो ये जो डिफिनेशन दी हुई है वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। देन मैंने आपको बताया था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस के बारे में, ठीक है। ये जो पैराग्राफ था आपका नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, कि किस तरह से जो है मानव का प्रकृतिकरण हो गया था। मानव जो है वो पूरा का पूरा प्रकृति के हिसाब से वो ढल गया था, अपने आप उसने ढाल लिया था, क्योंकि हमारे पास किस चीज की कमी थी उस समय, बताइए, टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू ओबे द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। हम नेचर से डरते थे, नेचर की पूजा करते थे, ठीक है ना। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तब हमने क्या किया, नेचर को डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। मैंने जो चीजें आप लोगों ने सबने क्लासेस अटेंड की थी, तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया था आपको क्या याद है, वो मैंने आपको बताया था कि नेचर वाज एक्टिव एंड मैन वाज पैसिव एजेंट, ठीक है ना। कुछ 3-3 लाइनों में कम से कम आपको इसके बारे में सब पता होना चाहिए। देन मैंने आपको इसमें क्वेश्चन बताया था कि ह्यूमन बींग्स वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे डेवलप्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल लॉज। तो ये सारी चीजें मैं आपको बुक में टिक करा चुकी हूँ, और अगर आपने नहीं किया है तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, मुझे याद दिला देना। लेकिन आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप बहुत अच्छे से जो है, जो मैं बता रही हूँ डेली का डेली, उसको पढ़ लीजिए। अगर आप इसमें बदमाशी करेंगे तो मैं आपको किसी भी हाल में बोर्ड के प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दूंगी, ठीक है ना। मैं सबको याद रखती हूँ कौन बच्चा भी अटेंटिवली पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है। तो आपको बोर्ड के प्रैक्टिकल में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है ज्योग्राफी का, ठीक है। और उसमें काफी थ्योरी होती है, काफी रिटन वर्क होता है आपका, तो आपको किसी भी हाल में उसमें नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने सही से मेरे सामने प्रेजेंट नहीं किया कि आप सही से पढ़ाई कर रहे हो। आपको किसी भी हाल में क्लासेस अटेंड करनी ही करनी है। आपका ऑनलाइन ऑफलाइन का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि एक टॉपिक पढ़ाया फिर आप 20 उसमें से गायब हो जाते हैं। देन फिर मैंने कल कवर किया था आपका, उसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे। जो फर्स्ट टॉपिक था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का, देन ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर जो मैंने कल आपको बताया था, उसमें भी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन बताए थे, लाइक ह्यूमन इम्प्रिंट ऑन द नेचर। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि किस तरह से मानव ने प्रकृति के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है, ठीक है। मानव की छाप प्रकृति पर सर्वत्र है। ये आपका पेज नंबर शायद 3 पे दिया हुआ है। और जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म का मतलब क्या होता है, संभववाद, ठीक है। और फिर मैंने आपको उसका उदाहरण दिया था किस तरह से जो एक लेडी है कारी, वो किस तरह से ठंडे एरिया में रहती है, लेकिन वो सारी उसको फैसिलिटीज मिलती है जो कि वार्म एरिया के लोगों को मिलती है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में इस चैप्टर में आपको 3 इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है। पहली क्या थी, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, जिसको हम दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। और हिंदी में क्या कहते हैं, निश्चयवाद, ठीक है, निश्चयवाद। मानव का प्रकृतिकरण, ये चारों ही चीजें क्या है, एक है, मतलब हिंदी नाम है और इंग्लिश नाम है, ठीक है। तो इससे याद रखना, मानव का प्रकृतिकरण और निश्चयवाद ये एक ही चीज है। और इंग्लिश में क्या नाम है इसका, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस एंड डिटर्मिनिज्म, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है, ये एक ही नाम है। अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। उस समय ये पता चला कि आपने मतलब पूछा कुछ और, आप है ना, इस तरह से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था वो क्या था, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर मतलब कि इसमें जो है नेचर जो था वो मानव के हिसाब से ढल गया, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है आपका, पॉसिबिलिज्म। और हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, हाँ, संभववाद, ठीक है। हिंदी में हम इसे संभववाद कहते हैं। तो पहले आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, उससे पूछा जाता है संभववाद, वो उठा के पूरा निश्चयवाद लिख देते हैं। उनसे पूछा जा रहा है निश्चयवाद, वो पूरा उठा के संभववाद का लिख देते हैं, ठीक है। और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या है, ये आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस मतलब इसमें मानव का प्रकृतिकरण हो गया था, मानव का और हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ा करो। जब मैं आपको सब चीजें बता दे रही हूँ कि जब भी आपका बोर्ड का पेपर आता है यार, अभी से जब आप एग्जाम देना शुरू करोगे तो उसमें आपको दोनों मीडियम का पढ़ लेना चाहिए। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन तब तो अलग बात है, अगर आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है हिंदी इंग्लिश में, तो आप हिंदी भी पढ़ लो और उससे इंग्लिश भी पढ़ लो, ठीक है ना। तो मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या हो गया कि मानव जो था वो प्रकृति के हिसाब से ढल गया।
और प्रकृति का मानवीकरण मतलब कि प्रकृति जो थी वो मानव के हिसाब से ढल गई। तो ये आप इसको समझना जरूरी, नहीं तो आप आते हुए भी सारा क्वेश्चन आप क्या कर दोगे, गलत कर दोगे। और इस चैप्टर में बहुत घुमा के क्वेश्चन 3 नंबर का ही आएगा, 3 या मैक्सिमम 4, ठीक है, इससे 5 नंबर का नहीं आता है इसमें। तो 3 नंबर के हिसाब से आपको 3 पॉइंट बस इसमें कवर करने, जो मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताए थे। दोनों ही इसमें बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप और जब मैं टेस्ट लूंगी, अगर आपने वैसे नहीं लिखा तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं की है, क्योंकि जो एक बार टीचर पढ़ा देता है उसी तरह से दोबारा पढ़ाना नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो जो पहली बार पढ़ाया जा रहा है आपको रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहाना नहीं बनाना है कि ऑफलाइन हो रहा है चाहे ऑनलाइन हो रहा है। अब थर्ड इसमें कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आपको बताया कि एक पहले स्थिति में क्या था, प्रिमिटिव टाइम में नेचर वॉज पावरफुल एंड मैन जो था वो उसके अंडर था, और नेचर मैन यूज्ड टू ओबे द डिक्टेट्स ऑफ द नेचर। हम हर तरह से प्रकृति की बात को मानते थे, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि हम किसके ऊपर निर्भर है, प्रकृति के ऊपर। खाने पीने से लेकर हर चीज के ऊपर हम प्रकृति के ऊपर निर्भर थे, तो हम उस समय प्रकृति की रिस्पेक्ट करते थे, एंड वी हैड वेरी कॉर्डियल एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द एनवायरमेंट। बट एट द टाइम चेंज, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, विकसित हुई टेक्नोलॉजी, तो हमें लगा कि हम तो पावरफुल हो गए। देन वी मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ, कल मैंने आपको बताया था, स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू स्टेट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। नेसेसिटी, ये भी मैंने कल आपको बहुत अच्छे से बताया था। नेसेसिटी मतलब क्या होता है कि पहले इंसान उतना इन्वायरमेंट को यूज करता था जितना उसको जरूरत होती थी, नेसेसिटी मतलब जरूरत। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आई तो हमने जरूरत से बढ़कर जो है मनमानी तरीके से प्रकृति को यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास सब टेक्नोलॉजी है, हमें पता है कि हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये अंतर आ गया। अब थर्ड आपका इसमें कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं न्यो डिटर्मिनिज्म। न्यो डिटर्मिनिज्म मतलब क्या होता है, आपका नव निश्चयवाद। ये कल भी मैंने आपको बताया था, और मैं भी पूछूंगी एक बच्चे से, तब देखती मैं कौन बता पाता है, कौन तीनों कॉन्सेप्ट मुझे आपको आपके प्रॉपरली बताने पड़ेंगे, ठीक है। तो थर्ड कॉन्सेप्ट जो आया मैन और नेचर के रिलेशनशिप को लेके, वो था नव निश्चयवाद या फिर न्यो डिटर्मिनिज्म। अब फर्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या लिखेंगे, दैट दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। सब अंडरलाइन कर लीजिए, ग्रिफिथ टेलर, विद आपको ये आना चाहिए विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, कि दिस कॉन्सेप्ट, ये आपके ऑस्ट्रेलियन एक ज्योग्राफर थे और उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर, उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया न्यू डिटर्मिनिज्म का, जिसका मतलब होता है मिडिल पाथ। मिडिल पाथ मतलब मध्यम मार्ग, ठीक है। तो न्यू डिटर्मिनिज्म इज ए मध्यम मार्ग और मिडिल पाथ बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स, और वो दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं, पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म, ठीक है ना। अर्लियर कॉन्सेप्ट से डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बीच जो मध्यम मार्ग है वो है आपका न्यू डिटर्मिनिज्म, व्हिच वाज गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर। अब ग्रिफिथ टेलर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि ना पूरी तरह से संभववाद है और ना पूरी तरह से निश्चयवाद है, ठीक है। मतलब ना पूरी तरह से प्रकृति मानव को डोमिनेट कर सकती है और ना पूरी तरह से मानव प्रकृति को पर हावी हो सकता है, ठीक है। अगर मान लो हमने क्या किया, जैसे कि अब तो आपको पता टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, तो प्रकृति हम पे इतना डोमिनेट हम नहीं कर सकती, ठीक है। लेकिन अगर मनुष्य ये सोचे कि हम प्रकृति को पूरी तरह से जी चुके हैं, हम कुछ भी मनमानी कर सकते हैं, तो आप जानते हो कि प्रकृति हर कुछ टाइम पर आपसे रिवेंज ले लेती है, ठीक है। जो आप प्राकृतिक आपदाएं देखते हो, है ना। अब आपने क्या किया, भाई आपने पूरा जो है आपने उत्तराखंड में हिल रिसोर्ट्स बना लिए, पता नहीं क्या क्या इतना डेवलपमेंट आप कर रहे हो, सड़कें बना रहे हो, गाड़ियां जा रही है, धुआं, वहां पे स्मोक, इतना एमिशन हो रहा है, तो आप सोच रहे हो हमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। और वही जब कुछ टाइम पे आपदा आती है तो क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रकृति है उसको अपनी चीजों को खुद टैकल करना आता है। तो अगर आपने सोचा कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम कुछ भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। टाइम टू टाइम जो है जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है, उसको भी चीजों को बैलेंस करना आता है। आपने अगर हद से ज्यादा कुछ किया तो आप जानते, कभी अर्थक्वेक आ गया, कभी वोल्केनिक इरप्शन हो गया, कभी सुनामी आ गया, कभी कहीं ये लैंडस्लाइड हो गई, कभी कुछ ना कुछ ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जिनसे आपका पूरा डेवलपमेंट का काम क्या हो जाएगा, फिर बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो आपकी वहां टेक्नोलॉजी भी काम नहीं करती है। तो इसीलिए इन्होंने ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि दोनों एक्सट्रीम्स पॉसिबल नहीं है, इट इज ए मिडिल पाथ बिटवीन डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, मध्यम मार्ग है, ना पूरी तरह से यहाँ पे डिटर्मिनिज्म है, ना पूरी तरह से पॉसिबिलिज्म है, मध्यम मार्ग है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया स्टॉप एंड गो, इसको हम स्टॉप एंड गो थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। किस थ्योरी के नाम से जानते हैं, स्टॉप एंड गो, ठीक है। न्यू डिटर्मिनिज्म और स्टॉप एंड गो ये एक ही चीज है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना,
रुको और जाओ का सिद्धांत और नव निश्चयवाद का सिद्धांत दोनों एक ही है, ठीक है। फिर आपको इसमें थर्ड पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि जो ग्रिफिथ टेलर हैं उन्होंने मैन और नेचर के रिलेशनशिप को स्टॉप एंड गो थ्योरी भी कहा है, रुको और जाओ सिद्धांत भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? उनका कहना यह है कि मानव को क्या करना चाहिए कि जब प्रकृति उसे परमिशन दे तब प्रकृति को इस्तेमाल करना चाहिए, और जहां भी प्रकृति परमिशन ना दे वहां पे मानव को अपनी क्रियाकलापों को, एक्टिविटीज को रोक देना चाहिए, ठीक है ना। मान लो कि अब आपने डेवलपमेंट काम कर लिया, लेकिन अब आप बिल्कुल ही जहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, जंगलों के बीच में आप पहुंच जा रहे हो, या फिर आप मतलब कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम कर रहे हो जो कि नेचर के खिलाफ है, तो वो इंसान को नहीं करने चाहिए, नहीं तो फिर उसके परिणाम मनुष्य को भोगने पड़ सकते हैं, उसका रिजल्ट जो है वो काफी निगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि स्टॉप एंड गो मतलब क्या है कि आप उतना डेवलपमेंट वर्क करो जितना नेचर बैलेंस कर सके, मतलब कि आप डेवलपमेंट करो बट विदाउट हार्मिंग द नेचर, ठीक है। और उसके बाद जहां भी आपको लगता है कि प्रकृति आपको परमिशन नहीं दे रही है, मतलब बहुत ज्यादा आपको भी एक पॉल्यूशन हो रहा है, ये सब चीजें आपको पता चल जाती हैं, तो आपको वहां पे डेवलपमेंट वर्क रोक देना चाहिए, ठीक है। और मतलब और ये चीजें करनी चाहिए, ये तो खैर ज्यादा वैसे हो गया, लेकिन हम सिर्फ इस पे लिमिटेड रहेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जब आएगा तो आप इतना फालतू चीजें आपको नहीं लिखनी है, जो इसमें दिया हुआ वही आपको लिखना है। कि उन्होंने कहा स्टॉप एंड गो मतलब कि हमें प्रकृति को ओबे करके ही डेवलपमेंट करना चाहिए, प्रकृति की बात को मानते हुए, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही हमें डेवलपमेंट वर्क करना चाहिए, ठीक है। और फिर उन्होंने कहा था कि जैसे ट्रैफिक लाइट होता है, ट्रैफिक लाइट पे आपने सिग्नल देखा, रेड, ग्रीन एंड येलो, तो अगर रेड लाइट जलती तो इसका मतलब क्या होता है? रुक जाओ। और अगर ग्रीन लाइट जलती इसका मतलब क्या है? ग्रीन लाइट का क्या होता है सिग्नल? गो, है ना। तो उन्होंने इसी से कंपेयर किया, स्टॉप एंड गो थ्योरी को उन्होंने किससे कंपेयर किया? ट्रैफिक सिग्नल से, जहां पे कहा जाता है कि रेड मतलब स्टॉप एंड ग्रीन मतलब गो। तो ये पूरा सिद्धांत है, ये आसान है, आप लिख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट गिवन बाय ग्रिफिथ टेलर एंड इट मीन्स इट इज ए मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग बिटवीन पॉसिबिलिज्म एंड डिटर्मिनिज्म। सेकेंड उन्होंने क्या कहा है कि देयर इज नाइदर पॉसिबिलिज्म नॉर डिटर्मिनिज्म, पूरी तरह से दोनों नहीं है, मिडिल पाथ है। और थर्ड उन्होंने क्या कहा कि ही हैज कंपेयर्ड न्यू डिटर्मिनिज्म या फिर जो मैन नेचर रिलेशनशिप है विद द स्टॉप एंड गो थ्योरी, रुको और जाओ भी उन्होंने इसको कहा है, एंड ही हैज कंपेयर्ड दिस विद द ट्रैफिक सिग्नल, जहां पर उन्होंने कहा है कि रेड मींस स्टॉप एंड ग्रीन मतलब गो, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्टॉप एंड गो थ्योरी, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने आपको बताया सिर्फ आप उतना ही लर्न करेंगे। देन ये आप पढ़ लीजिएगा जो आपके दिए ना, वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट एंड देन बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। मतलब ये कुछ आपकी विचारधाराएं हैं मानव भूगोल में, तो उनको आपको थोड़ा पढ़ना है। जैसे बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट लेट ग्रेट एम्फोसिस ऑन लाइव्ड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ऑन द परसेप्शन ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज। इसको आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा सा इजी तरीके से, क्योंकि बहुत ही ज्योग्राफिकल टर्म्स में दिया हुआ है, तो इसको मैं अभी नहीं बताऊंगी, इसको मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन ये तीनों में से बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट काफी बार पूछा जाता है, तो इसको मैं आपको लिखवा भी दूंगी और करवा भी दूंगी, ठीक है। नाउ फील्ड्स एंड सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें मैंने आपको शायद ऑलरेडी ये बता भी दिया था, इसमें आपका फील्ड्स एंड सब फील्ड्स में क्या बताया था आपको कि जो मानव भूगोल है, ठीक है, उसमें और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। मानव मतलब मनुष्य जो है वो जो भी काम करता है, चाहे वो उससे रिलेटेड पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो, चाहे सोशल एक्टिविटीज हो, है ना, ये सब के सब हम लोग किसमें पढ़ते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी में। चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कम्युनिकेशन। अब देखिए इसमें दिया है सबसे पहला फील्ड कौन सा है? सोशल ज्योग्राफी, ठीक है। पहली फील्ड कौन सी है? सोशल ज्योग्राफी। अब सोशल अगर आप आगे चल के कभी ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें आपको ये सारे अलग से आपको बुक्स मिलेंगी और पूरा का पूरा सोशल ज्योग्राफी के बारे में दिया रहेगा, जिसमें आप कास्ट से लेकर आप मतलब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, रेस, रिलीजन, सब कुछ आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहला क्या है? सोशल ज्योग्राफी। तो मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो उसमें बहुत सारे अदर सब्जेक्ट आते हैं, और उसमें पहला सब्जेक्ट कौन सा है? सोशल ज्योग्राफी, ठीक है। सोशल ज्योग्राफी मतलब जो भी सामाजिक क्रियाकलाप है मनुष्य के, उससे रिलेटेड चीजें। देन नेक्स्ट है आपका अर्बन ज्योग्राफी, बुक में दिया हुआ ना आपके, अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन मतलब, अर्बन समझते हो क्या होता है? नगरीय क्षेत्र। जो अर्बन एरियाज हैं उसने वो किसके द्वारा क्रिएटेड है? बाय ह्यूमन बींग्स, मनुष्य ने क्रिएट किए हैं अर्बन एरियाज। तो अर्बन ज्योग्राफी भी एक बहुत ही अच्छी खासी मतलब एक अपना अलग से सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर बहुत रिसर्च वर्क भी होता है। तो मतलब पूरे जो आपका अर्बन एरियाज है किस तरह से क्रिएट किया गया है वो सब आपसे पूछा जा सकता है।
देन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आप जानते हो, मतलब ये सब चीजें हम पढ़ते हैं, अर्बन, पॉलिटिकल, पॉपुलेशन, सेटलमेंट, इकोनॉमिक, बट फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब इसमें आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे, बट आपने पॉलिटिकल साइंस भी तो पढ़ा होगा ना, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस वो अलग तरीके से पढ़ा जाता है। उसमें तो सिर्फ आप ये पढ़ते हो कि ये लड़ाई हो गई तो ये वो हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, ये सब हो गया। लेकिन जो आप पॉलिटिकल ज्योग्राफी में पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे कि जमीन की वजह से, क्योंकि ज्योग्राफी में क्या आता है मेनली, भू मतलब जो मतलब जमीन, लैंड, तो लैंड की वजह से लड़ाई कैसे होती है, या फिर जो आपका ज्योग्राफिकल जो रिसोर्सेज हैं वो किस तरह से किसी भी वॉर के लिए या पॉलिटिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो जो भी डिफरेंट कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं या फिर जो भी हमारी राजनीति है वो किस पर डिपेंड कर, किसकी वजह से मेनली इन्फ्लुएंस्ड होती है, बाय लैंड। अगर दो देश लड़ते तो वो भी किसी लड़ते हैं अपनी सीमाओं के लिए कि भाई हमें इतना हमारा क्षेत्र है तो वो क्षेत्र है, तो फिर कहीं और लड़ाई हो रही है, तो कहीं आप देखिए केरल और कर्नाटक आपस में लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, पानी के लिए, तो वाटर रिसोर्स के लिए लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप चीजें होती हैं, पॉलिटिक्स है, उसकी नींव कहाँ से है, फ्रॉम ज्योग्राफी, है ना। तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में आप जो भी पढ़ते हो वो आप ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हो। ठीक है, उसी तरह से पॉपुलेशन ज्योग्राफी, आप इसमें जनसंख्या के बारे में पढ़ते हो बट फ्रॉम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अभी ये कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपके पूरे बुक में दी हुई है, मतलब बहुत अच्छा खासा हिस्सा इसका दिया हुआ है, अर्बन सेटलमेंट ज्योग्राफी का भी दिया हुआ है। तो मतलब पॉपुलेशन मतलब कि हमारे किसी भी देश में या विश्व में जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो किस तरह से रहती है और ज्योग्राफी उसे किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सेटलमेंट मतलब बस्तियां, बस्ती मतलब क्या होता है, जैसे आपका ये क्या है, ये यहाँ पे कुछ घर आप जो देख रहे हो, ग्रुप ऑफ हाउसेज, उसको हम क्या कहते हैं, बस्ती, सेटलमेंट। ठीक है, देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी मतलब मनुष्य जो भी क्रियाकलाप करता है अपने अपने जीवन व्यापन के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसको हम किस में देखते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, है ना, तो ये सारी चीजें किस में आती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। तो ये सारे के सारे क्या है, सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं आएगा, ऐसे आपसे पूछ सकते हैं कि गिव 3 सब फील्ड्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, तो इसमें आप कोई भी सब फील्ड लिख सकते हो, अर्बन है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी, सॉरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, सोशल ज्योग्राफी है, कोई भी आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है, और मैंने आपको बता दिया कि इसमें से 3 या 4 नंबर का आता है और क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि जो आप इसका रिटर्न वर्क करोगे, जो मैंने क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं, या तो वो मैं आपको लिख के भी दे दूंगी, और मैंने आपको टिक मार्क भी कराया आपके पैराग्राफ में, तो वो क्वेश्चन आंसर्स आपके जो है कॉपी में होने चाहिए। ठीक है, और मैंने आपको बोला कि कॉपी जो 12th लेवल में, मैंने कल भी कहा था, 12th लेवल में कॉपी से ज्यादा आपकी क्या इंपॉर्टेंट है, बुक। ठीक है, पीपीटी से पढ़ा सकते हो, लेकिन पीपीटी से क्या होता है ना कि आपकी बुक में क्या क्या एक एक लाइन दी हुई है, और आपको एनसीईआरटी में एक एक लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वो लाइन का वो कहीं भी उठा के क्वेश्चन फॉर्म में भी दे सकते हैं, आपके एमसीक्यू फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो मतलब एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन आने तक कम से कम 3 से 4 बार आपको अपनी एनसीईआरटी की दोनों बुक्स को अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। बहुत ही अभी आपको क्या कैसी स्टडी करनी है, इंटेंसिव। 2 तरह की स्टडी होती है, अभी कैसे करनी है आपको, इंटेंसिव। इंटेंसिव जानते हो क्या होता है, गहराई में, क्योंकि अभी आपकी शुरुआत है, अभी आपके पास बहुत टाइम है। तो आप अगर मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया है तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर में जाकर उसका एक एक लाइन आप पढ़े, एक एक लाइन। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, तो आप इंटेंसिव स्टडी करिए, एक एक लाइन पढ़िए। और कहीं कॉपी में तो देखो, क्योंकि हमें दिखाने के लिए करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मेन फोकस आप अपना बुक में भी कर सकते हो। आप नोट्स जो कॉपी में बनाएंगे वो भी बहुत आप लिमिटेड बनाइए। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप पूरे सेंटेंस उठा के अपनी कॉपी में लिख रहे हो। अब मेनली आप नोट्स ही बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर का कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हो ना। 12th लेवल में बोर्ड में कोई क्वेश्चन आंसर आपकी जो है इसमें नहीं कि आपके बुक के पीछे क्वेश्चन आंसर आ गया, वो तो ऐसे घुमा के पेपर बनाते हैं पूरा 12th का बोर्ड एग्जामिनेशन का, तो वो कहीं से इसमें से नहीं आता। तो आपका मेन पूरा चैप्टर में करना है कि आपको जो मैंने आपको क्वेश्चंस बनाए बता के, क्योंकि जो मैंने बताया वो सब बोर्ड के पैटर्न पे ही बताया, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन है जो हमेशा बोर्ड में 10 सालों में पूछे गए हैं। तो वही चीजें मैंने आपको बताई है, उस हिसाब से मैंने आपको पॉइंट्स बताए, जिन बच्चों ने क्लासेस को रेगुलर अटेंड किया होगा उनको पता होगा, 3 जो मैंने क्लास ली है। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन मैंने डिटर्मिनिज्म में बताए, 2 क्वेश्चन मैंने पॉसिबिलिज्म में बताए, उसी तरह से आपको अपनी कॉपी में पूरा करना है। ठीक है, पूरा प्रॉपर उसी तरह से होना चाहिए। देन जिस मैंने आपसे कहा कि पूरा एक एक लाइन आपको पढ़नी है, क्योंकि जब आपका टाइम खत्म हो जाएगा सितंबर अक्टूबर तक, तब आपको एक्सटेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी। उस समय आप इन डेप्थ स्टडी नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो इंटेंसिव स्टडी अभी करो, गहराई वाली स्टडी अभी करो, और जब आपका टाइम कम बचेगा, जैसे अक्टूबर नवंबर जब एग्जामिनेशन का टाइम आएगा, तब आप कैसे स्टडी करोगे, सिर्फ आप पढ़ने पलट के रिवाइज करोगे।
और उस समय आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आपने इस वक्त गहराई से स्टडी कर ली है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको कुछ छूटेगा नहीं। तो आप सोचिए कि बोर्ड का एग्जाम कोई हलवा नहीं होता है, वो बहुत ही मतलब टफ आता है, और ऐसा आता है कि जो अच्छे अच्छे बच्चे जो होते हैं ना वो घूम जाते हैं। तो इसलिए सीरियस होकर जो है आप लोग पढ़ाई करेंगे तो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो ये फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है। अब आप लोग जो है मैंने आपको बता दिया कि इसके नोट्स फॉर्म में करिए, जो मैंने क्वेश्चन बताए उस फॉर्म में आप इसको कंप्लीट करना है। अब जो है हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, सेकंड चैप्टर पॉपुलेशन। अब ये है हमारा सेकंड चैप्टर पॉपुलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। वैसे सारे चैप्टर्स ही इसमें इंपॉर्टेंट है। जो ऑनलाइन बच्चे उनको मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah, ma'am. So now we are going to start chapter second, that is the world population distribution density and growth. और है ये बहुत ही आसान, ठीक है। आप सोच लो कि 12 की ज्योग्राफी इतनी आसान है कि हर बच्चा 95 से ऊपर इसमें स्कोर कर सकता है अगर थोड़ा सा भी इसमें मेहनत करे तो, ठीक है। देखो अब इसमें क्या दिया है, हम इसमें पढ़ेंगे पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। अब जो पॉपुलेशन है वो विश्व में कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा आपको मिलेगी और कहीं पे पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। तो इसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या फैक्टर्स है जो ऐसा होता है कि पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। एंड देन उससे रिलेटेड और भी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं आपका जो इंट्रोडक्शन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाई डू पीपल प्रेफर टू लिव इन सर्टेन रीजन्स एंड नॉट इन अदर्स, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे मैक्सिमम पॉपुलेशन रहना पसंद करती है और कहीं पे नहीं रहना पसंद करती है। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है, एशिया में, ठीक है, एशिया में पाई जाती है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें दी हुई हैं। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड, ये आपको मिला। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रिफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस, ठीक है। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जनसंख्या का वितरण, वितरण मतलब जनसंख्या कहाँ कहाँ रह रही है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मींस दैट हाउ पीपल आर स्पेस्ड ओवर द एरिया, ठीक है, ओवर द जो भी है ओवर द अर्थ सरफेस। मतलब स्पेस्ड मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन कहाँ कहाँ रह रही है, ठीक है। अगर मैं वर्ल्ड की बात करूं तो आप देखेंगे कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे पॉपुलेशन बहुत अधिक है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत ही कम है, ठीक है। तो यही चीज है, इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाउ पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस ब्रॉडली। अब देखो इस बार ये बोर्ड में एग्जाम में आया था आपका, ये प्री बोर्ड में 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। मतलब विश्व की 90% जो जनसंख्या है, 90% सोचो, जितनी जनसंख्या मान लो 6 बिलियन पॉपुलेशन है हमारे वर्ल्ड की, तो उसमें से समझ लो मोर देन 5 बिलियन पॉपुलेशन वो कितने एरिया में रहती है, ओनली 10% ऑफ द लैंड। इसका मतलब जो हमारी पृथ्वी पे जो भी लैंड है उसमें से मैक्सिमम एरिया तो पानी में है ना, ओशन एंड सी में, और जितना है भी उसमें कुछ में आपके पोलर एरियाज है जहाँ पे बर्फ जमी हुई है परमानेंट, वहां पे रह नहीं सकते। कहीं पे आपका डेजर्ट है वहां आप नहीं रह सकते, कहीं आपका फॉरेस्टेड एरियाज है वहां आप नहीं रह सकते। तो बहुत ही कम एरिया है जो है वो रहने लायक है। तो ओनली 10% एरिया ऐसा है जहां पे वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रहती है। अब सोचिए, मतलब इसका मतलब क्या है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब 10% पे 90% पॉपुलेशन रहेगी तो उसका मतलब क्या है, बहुत ही कंजेस्टेड होगा। अभी आप यहाँ पे आराम से बैठे हो, इसी में मैं अभी 60 बच्चों को और घुसा दूं इस क्लास में, तो क्या होगा, यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक सीट पे 4-4 5-5 बैठना पड़ेगा, स्पेस क्या हो जाएगा, कम। जितनी पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग स्पेस जो जाएगा आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है कि एरिया हमारे पास बहुत लिमिटेड है और हमारा जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे पास अरेबल लैंड बहुत कम है। अरेबल लैंड समझते हो क्या होता है, सॉरी अरेबल लैंड तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, लेकिन जो रहने लायक जगह है वो बहुत ही कम है। अब इंडिया का आप ले लीजिए, इंडिया में वर्ल्ड का ओनली 2.4% एरिया है, जो पूरा विश्व है उसका ओनली 2.4% हमारे भारत के पास है। और पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है हमारे पास, 17%। अब सोचो 6 बिलियन अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन है तो उसका 17% भी बहुत ज्यादा है, मतलब मोर देन 1 बिलियन से ज्यादा। और कितने एरिया में रह रही है, सिर्फ 2.4% एरिया में, ठीक है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। सबसे नंबर 1 पे से रशिया है, कनाडा है, यूएसए है ना, ब्राजील है, ये हमसे बहुत बड़े देश है, लेकिन इनकी जनसंख्या इंडिया से काफी कम है। तो ये क्वेश्चन आप इसको समझ लीजिए कि अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड
area. The 10 most populous countries of the world contribute about 60% of the world's population. मतलब दुनिया के जो 10 सबसे घनी आबादी वाले देश हैं, मैक्सिमम जनसंख्या उन्हीं की है, कम से कम 60% पॉपुलेशन उन्हीं की है. जैसे इंडिया है, चाइना है, ठीक है ना. अभी देखते हैं कौन कौन सा देश है. देखो चाइना दिख रहा है डायग्राम आपको नीचे. चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रशिया एंड मेक्सिको. ये ऐसे 10 कंट्रीज हैं जिनका कंट्रीब्यूशन वर्ल्ड पॉपुलेशन में कितना है, मोर देन 60%. बाकी जो देश हैं बेचारे उनकी जनसंख्या कम है, ठीक है. और इनमें से 6 देश कौन से कॉन्टिनेंट में है, एशिया. देख रहे हो, चाइना है, इंडिया है, 1 2 3, इंडोनेशिया, 4 पाकिस्तान, बांग्लादेश, है ना. तो ये सब जो है आपके मतलब में जो 6 हैं वो एशिया में लोकेटेड है. नेक्स्ट, अब ये टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ये मुझे लगता है आपने 9th में भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, पहले इसको आपने पढ़ रखा है. तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बेसिकली इज द रेशियो बिटवीन एरिया एंड पॉपुलेशन. मतलब पॉपुलेशन एंड एरिया, पॉपुलेशन ऊपर है और एरिया नीचे. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अभी आपके पास एरिया जितना भी है, मान लो ये क्लास में जो भी इसका एरिया होगा और उसमें आप कितने बैठे हुए, मान लो 10-15 बच्चे बैठे हुए, तो आप बहुत ही आराम से बिल्कुल मतलब स्पेशियस है आपके लिए, आप आराम से बैठे हो. तो लेकिन जैसे ही मतलब कि आपका पॉपुलेशन और एरिया का जो रेशियो है वो काफी अच्छा है, मतलब सुटेबल है, लेकिन मान लो इसमें मैंने और 60-70 बच्चों को बैठा दिया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो रेशियो आपका बिगड़ जाएगा. फिर जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व जो है आपका वो ज्यादा हो जाएगा, मतलब पॉपुलेशन इज मोर देन एरिया. तो इसी को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. लेकिन वो सब छोड़ते हुए आपको सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आपके दिमाग में बस जानी चाहिए. अब आपको समझ में आई चीज या नहीं आई, लेकिन तब भी आपको ये जो डेफिनेशन है, या फिर आप इसको नोट भी कहीं कर सकते हो, इसमें नहीं दी है, इंडिया वाली बुक में दी हुई है, कि द नंबर ऑफ पीपल लिख लीजिए आप अपनी बुक में, वहीं ऊपर ही लिख लीजिए, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर ही लिखिए, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग per unit area, the number of people living per unit area is known as population density. आया समझ में? तो ये डेफिनेशन तो आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है कि बिल्कुल आपके दिमाग में बस जाएगी. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नाम आए और आप तुरंत ये लिख दो, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर यूनिट ऑफ एरिया. अब यूनिट ऑफ एरिया आपका पर स्क्वायर किलोमीटर होता है, ठीक है ना, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितनी जनसंख्या कितनी रह रही है, ठीक है. और फिर आप उसके बाद लिखोगे, अगर एग्जाम में आता है तो आपको पहले ये डेफिनेशन लिखनी है, एंड देन आप लिखोगे इट इज द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया, और फिर आप ये लिखोगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया. दिया हुआ है आपकी बुक में, ये आपको फॉर्मूला उसमें लिख देना है. आगे समझ में? सो इट इज द रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया, एंड देन आप ये फॉर्मूला आप उसमें लिख दोगे, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है. तो ये हो गया आपका पॉपुलेशन डेंसिटी. सो बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब क्या शो करता है कि पॉपुलेशन और एरिया जो है उसका रेशियो कैसा है, ठीक है. क्या उस पे जो एरिया है उसके बराबर के लोग वहां पे रह रहे हैं, जो उसकी कैपेसिटी है उसके बराबर के लोग रह रहे हैं, ठीक है, या फिर उससे कम रह रहे हैं. हर एक लैंड में अपनी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, कैपेसिटी होती है. अब जैसे इस क्लास की कैपेसिटी कितनी है, मान लो होगी 30 बच्चों की, मान लो 30 बच्चों की कैपेसिटी है, तो अगर 30 बच्चे यहाँ बैठ रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल टू कैपेसिटी है, एरिया एंड पॉपुलेशन कैपेसिटी इक्वल है. लेकिन अगर इसमें 20 बच्चे बैठ रहे हैं तो वो अंडर कैपेसिटी हो गया, और अगर 30 से ज्यादा बैठ रहे हैं, 40-50, तो ये क्या हो गया, फिर हाई डेंसिटी हो गया, फिर लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी, ठीक है. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप इंडिया के किसी भी शहर में चले जाइए, आपको क्या मिलेगा, हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. वहां पे 1-1 किलोमीटर पे आपको कितने लोग मिलेंगे, 800-900 से तो कम मिलेंगे ही नहीं. जैसे इंडिया का वैसे सबसे जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है वो कौन सा राज्य है आपका, पता है कुछ? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से राज्य में है? हम गोवा. नहीं, गोवा नहीं है. और बताओ, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य भारत का जहां पे सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है. अगर वहां पे आप 1 किलोमीटर जाओगे तो सिर्फ आपको कितने लोग मिलेंगे, कितने घर मिलेंगे, 17. सिर्फ 17 लोग आपको वहां पे रहते हुए मिलेंगे, ठीक है. तो इसका मतलब वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम है. लेकिन अगर आप दिल्ली आ जाओ, आप चले जाओ बिहार,
ठीक है। आज के टाइम में सबसे अधिक पॉपुलेशन डेंसिटी अगर भारत में कहीं है वो कहाँ पे है, बिहार में। वहां पे आप एक किलोमीटर स्क्वायर जाओगे ना, एक वन पर किलोमीटर स्क्वायर आप जाओगे तो वहां पे आपको कितने लोग मिलेंगे, कितने घर और लोग मिलेंगे, 950 से ज्यादा, मतलब 952। मतलब इतना कंजेस्टेड है वहां पे, एरिया के हिसाब से वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं कि मैम वैसे तो यूपी की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार में क्यों ज्यादा है? तो भाई आप वहां पर लैंड का रेशियो तो निकालो, यूपी में भले ही जनसंख्या ज्यादा है लेकिन फिर एरिया भी उसके हिसाब से बड़ा है। ठीक है, बिहार की पॉपुलेशन भले ही उत्तर प्रदेश से कम है लेकिन बिहार का जो उसके हिसाब से जो वहां की पॉपुलेशन है उसकी कंपैरिजन में वहां का एरिया क्या है, कम है। तो वहां पे कम एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि किस जहां पे किस, मान लो वैसे मैं बोलूं आपसे कि अब जैसे आप देखिए वैसे तो इंडिया की पॉपुलेशन हर देश से ज्यादा ही है। अब जैसे चाइना है, ठीक है, चाइना की पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है काफी, लेकिन वहां के कुछ एरियाज में पॉपुलेशन काफी आपको कम मिलेगी क्योंकि चाइना वैसे हमसे बहुत बड़ा देश है। आप जानते हो ना, एरिया के अकॉर्डिंग चाइना इंडिया से काफी बड़ा है, तो वहां पे शायद पॉपुलेशन डेंसिटी हमारी इतनी ज्यादा घनी ना हो। वहाँ कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे लोग बहुत आराम से मतलब कि वहाँ पे जमीनें काफी बड़ी हैं क्योंकि एरिया ही काफी ज्यादा है चाइना में। हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन तो चाइना से कम है लेकिन एरिया भी कम है। ठीक है ना, तो ये पॉपुलेशन डेंसिटी होती है जब हम एरिया, पॉपुलेशन और एरिया का रेशियो निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो अनइवन क्यों है। ठीक है, विश्व में अगर आप कनाडा चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, तो वहां पे आप देखोगे कि आपने कभी डिस्कवरी या कहीं देखा है कि कनाडा में आप जाएंगे तो देखोगे कि किसानों के कितने बड़े बड़े खेत हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े घर होते हैं वहां पर, क्योंकि 4-4 किलोमीटर चले जाओगे वहां पे मुश्किल से आपको 3-4 लोग 10 लोग देखने को मिलेंगे। तो वहां पे क्या है कि लोग बहुत कम है और एरिया काफी ज्यादा है। हमारे यहाँ पे तो क्या है, दिल्ली उल्ली पहुंच जाओ, वहां पे सबकी छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, सब एक कूद कूद कर दूसरे घर में पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एरिया कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब इसके रीजंस क्या है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द रीजंस और द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्वेश्चन कई तरीकों से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन समझना है आपको कि विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान क्यों है, व्हाई देयर इज अनइवन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं पहला फैक्टर क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर। ये चीज आपके फिंगर पॉइंट होनी चाहिए, आप अंदर क्या पढ़ते हो पहले वो बात की बात है। पहले आपके हेडिंग्स बहुत सबको रटी होनी चाहिए, मैं पूछूंगी ना तो आपको सबको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग क्या है आपकी, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। दूसरी हेडिंग क्या है आपकी, इकोनॉमिक फैक्टर्स। और तीसरी हेडिंग क्या है आपकी, सोशल फैक्टर्स एंड कल्चरल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, तो ये सबको हेडिंग याद होगी। पहला फैक्टर क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है इकोनॉमिक, जो इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से आप करोगे ना इकोनॉमिक। तीसरा क्या है, हाँ, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अनइवन है, कहीं पॉपुलेशन ज्यादा है और कहीं कम है। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे ही कह दूं कि भाई आप कहाँ पे रहना पसंद करोगे, बताइए, तो हर सबकी चॉइस अलग होगी। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमें भाई रेगिस्तान में रहना है या फिर हमें जाके कहीं लद्दाख में रहना है। आप मैक्सिमम लोगों की चॉइस क्या होगी कि आप बड़े शहरों में रहना पसंद करोगे, और उसके अपने फैक्टर्स भी होते हैं कि भाई आप बोलो, आप सबकी अपनी अपनी चीजें हो सकती है। आप कुछ बोलोगे जहाँ पे पानी भाई हमेशा अवेलेबल हो, मैं तो वहां पे अपना घर बनाऊंगा। पहले सोचोगे ना कि जहाँ पे पानी की प्यासे मरोगे, है ना, तो सबसे पहले देखो कि आप पानी जहाँ पे अवेलेबल हो, जहाँ पे मुझे कुछ रोजगार मिल जाए, या फिर जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ अच्छी हो, जहाँ पे मतलब और भी फैसिलिटीज हो, है ना। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए लोग जाके वहां पे सेटल होते हैं। तो कुछ एरियाज में ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है, इसलिए वहां पे जनसंख्या बढ़ जाती है। अब दिल्ली मुंबई में इतनी जनसंख्या क्यों है, क्योंकि वहां पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। तो देखिए पहले हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। तो भौगोलिक ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से पब्लिक वहीं पे जाके रहना पसंद करती है, उन्हीं एरियाज में। उसका पहला कौन सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कोई भी पुरानी सभ्यता आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी तो वो मैक्सिमम कहाँ वो सभ्यता का ओरिजिन हुआ है, नियर द रिवर वैलीज, क्योंकि इंसान की सबसे पहली जो एक रिक्विजिट होती है सेटलमेंट की, वो होती है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पोर्टेबल वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड फॉर अदर पर्पस। ठीक है, तो जहां भी नदियां होती हैं, जहां भी अंडरग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, सबसे पहले आपको अधिक जनसंख्या उन्हीं एरियाज में देखने को मिलेंगी और वहीं से सभ्यताओं का भी ओरिजिन
होता है। तो पहला हो गया आपका जल की उपलब्धता, दूसरा क्या हो गया आपका लैंडफॉर्म। कहीं भी रहने से पहले आप प्रिफर करते हो कि कौन से एरिया में हमें रहना चाहिए, प्लेन, प्लेट्यू या माउंटेन। और लीस्ट प्रिफर्ड एरिया कौन सा होता है, माउंटेन, एंड हाईली प्रिफर्ड एरिया इज प्लेन एरिया, बिकॉज प्लेन एरिया समतल भूमि होती है, वेयर यू कैन कंस्ट्रक्ट एनी इंफ्रास्ट्रक्चर, यू कैन फॉलो एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप वहां पे अपना सेटलमेंट भी आराम से बना सकते हो। और बहुत ही रेयरली जो लोग होंगे वो कहेंगे कि हमें माउंटेन पे बसना है। बस वही लोग हो सकते हैं जिनके पास बहुत पैसे हो, जो कि मतलब अब नेचर से बहुत लगाव हो, ठीक है ना, और जिनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, तो वो अपना माउंटेन में रह सकते हैं। वरना सबसे ज्यादा हाईली प्रिफर्ड एरियाज कौन से होते हैं आपके, प्लेन एरियाज, और मॉडरेट कौन सा होता है आपका, प्लेट्यू। ठीक है, तो सेकंड हो गया आपका लैंडफॉर्म। थर्ड हो गया क्लाइमेट, जलवायु भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो एरियाज जहां पे बहुत ही कठिन जलवायु है, जैसे बहुत ठंडी होती है, -50, -20, -10, लाइक अलास्का, लाइक आपका टुंड्रा टाइगर रीजन जो आपके कनाडा के ऊपर के क्षेत्र हैं, जहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहां पे आपको जनसंख्या कम मिलेगी। या फिर डेजर्टिक एरिया जहाँ बहुत गर्मी होती है, वहां पे आपको जनसंख्या कम मिलेगी। और वो एरियाज जहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है, जलवायु बहुत अच्छी होती है, लाइक आपके तटीय क्षेत्र हो गए, या फिर जैसे हम लोग का जो एरिया है यहाँ पे भी क्लाइमेट अच्छा होता है, तो यहाँ पे आपको जो है जलवायु बेहतर मिलेगी। लोग सिर्फ किस एक इन एरियाज को अवॉइड करते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम्स होते हैं, एक्सट्रीम या फिर एक्सट्रीम हॉटनेस या फिर एक्सट्रीम कोल्डनेस, है ना। बीच का जो क्लाइमेट होता है वो अच्छा होता है और वहीं पे आपको अधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी। एंड देन लास्ट है आपका फैक्टर, वो है आपका कौन सा है, सॉइल। ये अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल सॉइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है सॉइल से क्या होता है, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और लोग उस पर मतलब जो है डिपेंड होते हैं। इसलिए जहां भी विश्व में फर्टाइल सॉइल मिलती है वहां पे भी आपको अधिक जनसंख्या मिलेगी। अगर आपको ऑप्शन दिया जाए कि भाई बंजर भूमि है वहां पे आपको रहना है, या फिर आपको जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है वहां पे आप रहना पसंद करोगे, तो आप ऑब्वियस ये 12th BS है, तो आप वहीं रहना पसंद करोगे जहाँ पे आपको फर्टाइल सॉइल मिलती है। और ये आप हिस्टोरिकल चीजों से आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपका गंगा प्लेन में इतनी अधिक जनसंख्या है, पंजाब में इतनी जनसंख्या, तो उसका रीजन क्या है, वाटर है, क्योंकि वहां पे सब नदियां बहती हैं, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज इसी एरिया में बहती है, उत्तराखंड से लेकर पूरा वेस्ट बंगाल तक। और पंजाब में पूरी सिंध नदी है और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। सॉइल फर्टाइल है पूरे एरियाज में, क्योंकि नदी के आसपास का एरिया फर्टाइल होता है, अलुवियल सॉइल होती है। क्लाइमेट इन एरियाज का अच्छा है, और फिर आपका क्या था, आपका क्लाइमेट भी इन एरियाज का सुटेबल है। तो ये तो मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, लेकिन आप वर्ल्ड का भी एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हो, क्योंकि वैसे हम ये वर्ल्ड के रेफरेंस में ही पढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड में जहां भी आपको फर्टाइल सॉइल मिलती है वहां पे आपको हाई पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आपकी क्लास कब तक होती है, मैम 9:15। 9:15 तक होती है, अच्छा थोड़ा एक्स्ट्रा चला गया है। तो इसको मैंने आपको हेडिंग बता दी है। कल सबसे पहले क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि मुझे हेडिंग्स बताइए कि ज्योग्राफिकल में क्या हेडिंग होगी, इकोनॉमिक आप पढ़ के आओगे, इकोनॉमिक की हेडिंग क्या होगी, और सोशल का क्या है, तो ये आप मुझे पढ़ के आओगे तो कल मुझे बताओगे, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं जरा मुझे ऑनलाइन वाले, ये मुझे थोड़ा सा वो दे दें अपनी अटेंडेंस। अभय, अमन, प्रेजेंट मैम। अभय, एक मिनट, अमन, हाँ अमन भंडारी ना, आर्यन रावत, अमन भंडारी, फिर कौन है, आयुष अमोली मैम। एक मिनट, आर्यन रावत हो गया, आयुष चमोली, यस मैम। आयुष चमोली के बाद कौन है, भूमिका, भूमिका, और कौन है, और कोई, मैं यस मैम जी, और कोई है जो अटेंड जो है, अपना नाम बताएं। देव कुमार, देवांश, देवांश, पंकज, नारिकेल सहनीरी पंकज, प्रांजल, ताने लमण भराए मिट्टी ताप सूख क्या अग्नि बचाए पिपली के संग छाई है जब तो जीजिए खान प्रत्यक्ष सूत्र देश का तुम्हें परिणाम बच्चों आप लोग जाइए, सुरभि एंड तीशा, ये नारिकेल लमण इस तरह की बीमारी बहुत अच्छा